राजद ऑब्वियसली बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, इसका कोई काट नहीं है, ना जेडीयू की सीटें इतनी हैं और ना ही भाजपा के पास इतनी सीटें हैं। इस बात तेजस्वी यादव सर नहीं चाहेंगे, इसलिए बहुत जल्दी अगर आप एमएलसी चुनाव के तुरंत बाद कोई एक समीकरण सामने आ जाए और एनडीए से पहले इस बार आ जाए तो आप बहुत चौंकिएगा मत, क्योंकि एनडीए से तगड़ी तैयारी इस बार महागठबंधन की है कि राजद और कांग्रेस एक दूसरे के सगे भाई जैसे हैं। इन दोनों को अलग कर पाना या अलग होना अब संभव नहीं लग रहा है। भैया ये है समीकरण 150 + 1 यानी 151 आरजेडी, 50 + 1 यानी कांग्रेस के लिए 51 सीटें और ये 40 + 1 सीटें हैं, इसी में कहीं ना कहीं संघर्ष करना है बाकी सभी दलों को, चाहे वीआईपी हो, रालोसपा हो, बीएसपी हो, एसपी हो या सीपीआई हो। इसके अलावा भी छोटे मोटे बहुत सारे दल हैं जिनको मौका मिल सकता है इस गठबंधन में आने का। नमस्कार, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं भारत लाइव में। आज रातों रात में बाबा मौजूद नहीं है। अक्सर बाबा ही रातों रात की शुरुआत करते हैं, बाबा ही रातों रात की खबर आप तक लेकर आते हैं, क्योंकि उनके अनुभव के बिना रातों रात क्या संभावनाएं होंगी, आज पूरे दिन क्या होने वाला है, ये हम लोगों को नहीं पता होता है। हमें भी थोड़ा बहुत पता है, लेकिन उतना नहीं पता है जितना बाबा को पता है। तो उनकी गैर हाजिरी में सबसे पहले तो बाबा कहाँ है ये बता दें आपको। बाबा के बारे में मैंने बताया था आपको कि इससे पहले बाबा के बहुत सारे और भी काम थे पत्रकारिता के अलावा। बाबा एक मठ है जो कि बच्चों को पढ़ाता है, कर्मकांडी ब्राह्मण बनाता है, गायों की सेवा होती है, वो पूरा कार्यक्रम होता है। शाहपुर में वो मठ है और आज वहाँ उनका एक कार्यक्रम था जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। तो बाबा कुछ सामाजिक कार्य में लगातार लगे रहते हैं, अगर वहाँ से बच पाता है समय तो हमें समय देते हैं। फिलहाल कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा आना जाना वहाँ नहीं हो रहा था, इसलिए आप लोगों के समक्ष ज़्यादा मौजूद रहते थे, लेकिन अब जब फिर से शुरू हो गया है आना जाना उनका वहाँ, तो हो सकता है कि कभी कभी उनकी बजाय आपको मैं दिखूँ। तो खैर दिक्कत क्या है, मेरी और आपकी बातचीत हो तो ये अच्छी बात है, क्योंकि मुझे पता है कि अंदर से आप लोग ज़्यादा मेरा ही खबर देखना चाहते हैं। लेकिन ये पंचनामा नहीं है, ये रातों रात है। और रातों रात में आज जो हम खबर आपको लेकर आए हैं आपके लिए, वो खबर बहुत खास है। खास इसलिए है क्योंकि आपने पूरे दिन, अगर आप टीवी देखने के शौकीन हैं तो टीवी पर देखा होगा, अगर आप यूट्यूब चैनल्स और मोबाइल के शौकीन हैं तो वो भी आपने देखा होगा, कैसे मांझी जी के बारे में खबर स्पष्ट सामने आ रही है कि वो या तो जदयू में चले जाएंगे, विलय कर लेंगे, या एनडीए में उनका जाना तय लग रहा है। लेकिन इन सारी संभावनाओं के अलावा एक बड़ी संभावना ये हो रही है कि वो महागठबंधन में अब नहीं रहेंगे। सबसे पहले आपको पता होगा कि ये खबर हमने ही चलाई थी, हमने दानिश रिजवान जो कि उनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनके मार्फत से बातें आपको बताई थी कि उन्होंने चुनाव के बाद ही कह दिया था कि वो महागठबंधन में नहीं है। जब तक ये अल्टीमेटम खत्म नहीं होता है मांझी जी का 25 तारीख का, जो कि अब बहुत जल्दी खत्म होगा, तब तक कुछ भी कह पाना बहुत संभव नहीं है। लेकिन अलग अलग जो सूत्र हैं उनके हिसाब से और मांझी जी के जो बयान के पैटर्न दिख रहे हैं, कल तो उनके बेटे ने भी बयान दिया है, और उन बयानों को भी अगर आप विवेचना करते हैं तो लगता है कि उन्होंने मन बना लिया है, उनकी बात भी हो गई है और अब वो इस गठबंधन में नहीं है। मांझी जी 50 सीटों की डिमांड ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड, और 80 सीटों की डिमांड ऑफ रिकॉर्ड रख रहे थे। उनका अंततः ये भी कहना था कि जितनी सीटें कांग्रेस को मिलेंगी उतनी ही सीटें हमें मिलनी चाहिए। ये बातें तेजस्वी यादव को एक्सेप्ट नहीं थी, लालू यादव ने भी इन बातों से इनकार कर दिया था, और अंततः जो कहा जा सकता है कि मांझी जी की महत्वाकांक्षा ही उन पर भारी पड़ी और जो उन्हें यहाँ नहीं मिल पाया, अब उम्मीद है कि देखते हैं कि उन्हें वहाँ जदयू में या एनडीए में मिल पाता है कि नहीं। ये बातें तेजस्वी यादव भी देखेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव अपने पिता के विपरीत जो लांछन होते हैं और जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं उनमें भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और वो जवाब भी देते हैं। नीतीश कुमार पर भी हमला करते हैं, कहीं ना कहीं सुशील मोदी पर भी हमला करते हैं, चोर दरवाजे से आने की बात भी करते हैं। तो मांझी जी को भी इतनी जल्दी छोड़ेंगे नहीं। तो खैर वो तो एक बात की बात होगी, लेकिन फिलहाल आज क्या समीकरण बन रहा है, अब जब ये तय हो चुका है कि मांझी जी इस गठबंधन में नहीं रहेंगे, हो सकता है कि उन्हें मना लिया जाए, लेकिन वो संभावनाएं अब नहीं है। ना तो कांग्रेस इतनी सीटें देने की संभावना है, 243 ही सीट है और इसी में एडजस्ट करना है सबको, और राजद ने तो पहले ही मन बना लिया है कि वो 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो बचती कितनी सीटें हैं? 150 पर राजद अगर चुनाव लड़ रही है, यानी 150 + 1 यानी 151 सीटों पर राजद चुनाव लड़ सकती है। ये फाइनल आंकड़ा फिलहाल लग रहा है। और इसके अलावा कांग्रेस पिछली बार 40 सीट लड़ी थी चुनाव और 27 जीत कर आई थी, तो विनेबिलिटी उसकी अच्छी थी। और कांग्रेस ये भी चाहेगी और राजद भी चाहेगी
कि सिंस राजद और कांग्रेस का अनुराष्ट्रीय संबंध है, एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, और इस भरोसे को कायम रखने के लिए अब वही बात है, कहीं ना कहीं जो नए दल आए हैं, रालोसपा हो या जीतन राम मांझी की पार्टी हो या वीआईपी हो, इन दलों से ज़्यादा राजद को भरोसा कांग्रेस के ऊपर है। और ये बातें कांग्रेस ने भी बार बार बयान में अपने माध्यम से दी हैं। कभी कभी तो सिंक्रोनिटी भी दिखती है, दोनों जो पार्टी है उनके प्रवक्ताओं के बीच जो बयान होते हैं वो एकदम एक जैसे होते हैं। हालांकि कांग्रेस का एक धड़ा है जो नीतीश कुमार के प्रति काफ़ी सॉफ्ट है, तो वैसे ही तो राजद में भी ना है। रघुवंश प्रसाद जो जिनको कोरोना हो गया है, उनके स्वास्थ्य लाभ की हम कामना करते हैं। उनके अलावा भी कई लोग हैं राजद में जो कि चाहते हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार वापस आ जाए, लेकिन ये होना नहीं है अभी फिलहाल, जब तक उनका भाजपा के साथ दाल गल रहा है। तो इन परिस्थितियों में एक बात तो स्पष्ट है कि राजद और कांग्रेस एक दूसरे के सगे भाई जैसे हैं। इन दोनों को अलग कर पाना या अलग होना अब संभव नहीं लग रहा है। ये अलग होकर भी देख चुके हैं, लालू यादव ने भी देख लिया कि क्या स्थिति परिस्थिति हुई, और कांग्रेस ने भी देख लिया। तो ये अब दोबारा उस रास्ते नहीं जाएंगे जिस रास्ते का पता नहीं पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनल समीकरण बनेगा क्या? जो सीटें कहीं ना कहीं डिमांड की जा रही थी, तो डिमांड तो हमने आपको पहले बता दिया था, तो मैं उस लफड़े में ज़्यादा आपको नहीं पढ़ाऊंगा। मैं अंतिम आंकड़ा बताऊंगा आपको कि जो कि सारी पार्टियां अपने दिमाग में रख रही हैं, और ये बहुत जल्दी अनाउंस हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से मांझी जी जो आरोप लगाकर इस गठबंधन से अलग हट रहे हैं, वो आरोप तेजस्वी यादव पर कहीं ना कहीं फिट भी बैठता है। तेजस्वी यादव ने पिछली बार जो समीकरण बनाने में देरी कर दी थी, उसकी वजह से अंतिम समय तक, चुनाव के नामांकन के दिन तक अनाउंस हो रहे थे कैंडिडेट्स, और उसकी वजह से लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उन कैंडिडेट्स को। कोई लोग जो विरोधी हैं उनको मौका मिल रहा था उन्हें पैराशूट कैंडिडेट कहने का, प्लस बहुत समय नहीं मिल पा रहा था जनता के बीच जाने का, तो चुनाव ऐसे में लड़ना कहीं ना कहीं बेमानी हो जाता है। और ये आरोप तेजस्वी यादव पर मांझी जी ने लगाया है, और इसी आरोप के तहत वो इस गठबंधन से बाहर जा रहे हैं, और इसी का कहीं ना कहीं जो परिणाम है वो भुगतना पड़ा था पिछले चुनाव में। तो इस बार तेजस्वी यादव ऐसा नहीं चाहेंगे, इसलिए बहुत जल्दी अगर आप एमएलसी चुनाव के तुरंत बाद कोई एक समीकरण सामने आ जाए और एनडीए से पहले इस बार आ जाए, तो आप बहुत चौंकिएगा मत, क्योंकि एनडीए से तगड़ी तैयारी इस बार महागठबंधन की है। हालांकि सामंजस्य की तकलीफें दिख रही हैं, लेकिन सामंजस्य को दूर करने का प्रयास लगातार चल रहा है। और हमने तो आपको पहले कहा था कि मांझी जी के बाहर जाने का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद कोई जो समस्याएं थी वो ऑटोमेटिकली सॉल्व इन हो जाएंगी। तो बड़ी बात क्या है, फिलहाल राजद की बात हम आपको कर लेते हैं। पिछले चुनाव में राजद 101 सीट पर लड़ी थी, जिसमें से 80 सीटें उसके पास आई थी। इन सीटों में से उपचुनाव में उसने 2 सीटें बढ़ा ली थी, और 2 सीटें बढ़ने की वजह से उसकी अभी फिलहाल सीटें जो हैं वो हैं 82। तो 82 सीटें आरजेडी की फिलहाल हैं, और कहीं ना कहीं एमएलसी का भी जो दावा किया जा रहा है, 3 सीटें जो मिल रही हैं वो इसी कारण से मिल रहा है। राजद ऑब्वियसली बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, इसका कोई काट नहीं है, ना जेडीयू की सीटें इतनी हैं, और ना ही भाजपा के पास इतनी सीटें हैं। कांग्रेस के पास 27 सीटें थीं, यानी 41 सीटों पर, माफी है, 40 + 1 सीटों पर कांग्रेस पिछली बार लड़ी थी चुनाव, और उसमें से 27 सीटें वो जीत कर आई थी। उपचुनाव जो हुए थे, माफ किए 2019 के चुनाव जो हुए थे, उसमें उनके एक एमपी जावेद किशनगंज से चुनाव लड़े थे और वो जीत गए थे, जिसके बाद वो जो सीट थी वो खाली हो गई थी, और वहां से फिर उपचुनाव में उनकी माताजी चुनाव लड़ी थी और वो हार गई थी, जिसकी वजह से ये सीट कांग्रेस की घट गई और कांग्रेस की सीटें 26 हो गई। अब 27 सीटों पर एक एमएलसी होता है, तो कहीं ना कहीं एमएलसी कांग्रेस को प्राप्त करने के लिए एक जो सहायता है वो राजद की तरफ से चाहिए होगी संख्या बल पर। तो एक सीट कांग्रेस को दी जा रही है एमएलसी की, लेकिन एमएलसी पर हम चर्चा नहीं कर रहे, हम चर्चा कर रहे हैं उन सीटों पर जिन पर चुनाव लड़ने जा रही है इस बार पार्टियां, महागठबंधन है। आरजेडी 150 सीट पर चुनाव लड़ेगी, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। जगदानंद सिंह हो या पार्टी के कोई भी नेता या विधायक ही क्यों ना हो, प्रवक्ता ही क्यों ना हो, ये बातें सामने आ गई हैं कि 150 सीटों से कम पर अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो वो जो जीत का मंत्र है, अगर कोई पार्टी इस गठबंधन से बाहर चली जाती है या कुछ सीटें हारी जाती हैं, तो उस परिस्थिति में सरकार बनाना एक सवाल खड़ा हो जाएगा। क्योंकि अभी भी आपको पता ही होगा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि 80 सीटें यानी सबसे ज्यादा 82 सीटें आरजेडी के पास हैं। इसके बावजूद वो सरकार नहीं बना सकती है, क्योंकि सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट ना भाजपा करेगी ना जदयू करेगी। नीतीश कुमार ने तो सपोर्ट खींच ही लिया था 2017 में। तो ऐसी परिस्थिति में वो चाहेगी कि 150 सीटें लड़ें और कम से कम 100 से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार आए, ताकि कांग्रेस साथ मिलकर सरकार बनाया जाए। लेकिन इसके लिए कांग्रेस को भी तो चुनाव लड़ना पड़ेगा ना ज्यादा सीटों पर। तो कांग्रेस की सीटें 40 से बढ़ाकर 50 की जा रही हैं, ताकि 50 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़े, और 27 के हिसाब से अगर वो जीत कर भी आती है तो 30 से ज्यादा सीटें कांग्रेस की हो जाती हैं, और 130 अगर आप हम जोड़ते हैं तो उस आंकड़े तक पहुंचा जा रहा है जहां से सरकार बनाई जा सकती है। लेकिन
ये 150 और 50 जोड़ने पर 200 सीटें होती हैं। बच रहा है 43 सीट, और इस 43 सीट में आपके पास कैंडिडेट्स कितने बच रहे हैं तो वो जोड़ लीजिए। अगर मांझी जी बाहर हो जाते हैं तो अब दो यहाँ पे प्रतिनिधि बच रहे हैं, एक तो वीआईपी और दूसरा रालोसपा। तो आपको एक बात बता दूं कि जहां कांग्रेस की सीटें 50 बढ़ाई जा रही हैं, एक समीकरण ये सामने आ रहा है कि कांग्रेस की सीटें 50 नहीं करके सीधे 60 कर दी जाए और इसमें रालोसपा विलय कर ले, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े और उन परिस्थितियों में कुछ सीटों पर मिलजुल कर चुनाव लड़ लिया जाए। एक समीकरण यह भी हो सकता है, जैसे पिछले चुनाव में आपने देखा था कि रालोसपा की एक सीट पर अखिलेश सिंह के पुत्र चुनाव लड़े थे। उस सीट पर हालांकि वो पार्टी ज्वाइन करके आए थे, लेकिन अखिलेश सिंह आज भी कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं और उनके पुत्र रालोसपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, तो क्वेश्चन तो उठता ही है। और इसी हिसाब से बताया जा रहा है कि अगर राज्यसभा में सब कुछ सीट ठीक रहता और रालोसपा की बात अगर चलती और कांग्रेस की बात चलती तो शायद रालोसपा की तरफ से एक शख्स कांग्रेस में आते और कांग्रेस की तरफ से वो राज्यसभा जाते और उसके बाद पार्टी के दोनों पार्टियों का विलय भी हो जाता है। लेकिन कोरोना आ गया और कोरोना की वजह से समस्याएं बढ़ गई और पॉलिटिकल एक्टिविटीज बहुत नहीं हो पाया, लोगों का मिलना कम हुआ और मीटिंग का दौर कम हुआ, जिसकी वजह से वो भी समीकरण फाइनल नहीं हो पाया। तो ये समीकरण अभी फिलहाल होल्ड पर है। ये भी हो सकता है कि कांग्रेस की सीटें 60 कर दी जाए और उसी में कहीं ना कहीं रालोसपा के लिए 10-12 सीटें, 15 सीटें या 20 सीटें जो भी हो सकती हैं, उन संभावनाओं को तलाशा जाए। लेकिन फिलहाल रालोसपा प्लस वीआईपी के पास 40 सीटें बचती हैं इस हिसाब किताब से। तो आप सोच रहे हैं कि 3 और सीटें कहाँ जाएंगी, मतलब 243 सीटों का पूरा समीकरण है और अगर हम जोड़ते हैं तो 150 आरजेडी, 50 कांग्रेस और 40 ये बची सीटें रालोसपा और वीआईपी के पास जा रही हैं। तो इसमें जो 3 सीटें बच रही हैं उसको एक करके वापस जोड़ा जाएगा। आरजेडी एक और बढ़ाएगी सीट, कांग्रेस एक और सीट बढ़ाएगी, अपनी 51 करेगी, यहाँ 151 होगा और वीआईपी और रालोसपा की जो सीटें हैं ये 41 हो जाएंगी। तो भैया ये जो 41 सीटें हैं इस पर वीआईपी और रालोसपा किस समीकरण के तहत लड़ेंगी तो उसको भी जान लीजिए। रालोसपा का जो समीकरण बनना है अगर वो बन जाता है कांग्रेस के साथ तो यहाँ तो वीआईपी का एक छतर राज हो जाएगा। इस 41 सीटों पर वीआईपी का सीधे तौर पर आधिपत्य हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप जान लीजिए यहाँ भी एक समीकरण तलाशा जा रहा है। जब मांझी इस समीकरण से बाहर हो गए हैं, महागठबंधन से बाहर हो गए हैं, तो वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। आपको पता होगा कि बिहार में एक पार्टी है जो बहुत दिनों से चुनाव लड़ती आ रही है, हालांकि उसके अस्तित्व पर हमेशा सवाल खड़ा किया जाता है, लेकिन ये पार्टी बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ती है और चुनाव में काफ़ी एक्टिव रहती है। ये पार्टी है मायावती की बीएसपी। इस पार्टी के साथ भी अलायंस किया जाएगा। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव जब यूपी में चुनाव हो रहा था तो जाकर मायावती से और अखिलेश सिंह दोनों से मिले थे और इस दौरान भी एक जो विपक्ष की एकजुटता है उसकी बात की गई थी, नरेंद्र मोदी को रोकने की बात की गई थी और नीतीश कुमार को गद्दार तक इन लोगों ने साबित कर दिया था। तो उस हिसाब से बीएसपी को इस समीकरण में एंट्री मिलेगी और इसके साथ साथ सपा भी वापस आएगी। सपा के साथ कहीं ना कहीं दोनों परिवार, लालू परिवार और मुलायम परिवार का एक दूसरे के साथ रिश्ता है और इस रिश्ते को अब राजनीतिक रिश्ते में बदला जा सकता है। बिहार में सपा भी रिप्लेसमेंट के तौर पर मांझी के आ सकती है। बसपा और सपा के साथ बातचीत भी चल रही है। इसके अलावा एक बड़ी बात यह है कि पिछली बार जो बेगूसराय में गलती हुई थी उस गलती को तेजस्वी रिपीट नहीं करना चाहते हैं और सीपीआई के साथ भी बातचीत चल रही है और सीपीआई भी, हालांकि मांझी जी की भी बात सीपीआई से चल रही है, लेकिन सीपीआई भी बहुत दिनों से बिहार में लगातार चुनाव लड़ रही है और सीपीआई को पता है कि किस तरफ रहने से फायदा होगा। सांकेतिक चुनाव लड़ना है तो पिछली बार भी कहीं ना कहीं सीपीआई लड़ी थी और उसका फायदा कुछ हुआ नहीं था। हालांकि पिछली बार तो महागठबंधन में सीपीआई को लिया नहीं गया था, लेकिन इस बार मांझी जी की जो सीटें घट रही हैं उन सीटों के जगह पर सीपीआई को मौका मिल सकता है। इसके अलावा पार्टी कई भी छोटी बड़ी हैं जो कि एंटी भाजपा है या एंटी नीतीश हैं, इन पार्टियों को भी मौका दिया जा सकता है बिहार की राजनीति में। अब आप सोच रहे हैं ये पार्टियां कौन सी हैं, तो आपको बता दें कि एक राजनीतिक विकल्प तो बहुत जल्दी आने वाला है। नागमणि कुशवाहा ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी लेकर आ रहे हैं नई। उसके अलावा आपको बता दें कि अरुण कुमार की पार्टी है, वो पार्टी भी कहीं ना कहीं इस समीकरण में आना चाहिए। हालांकि वो तो अभी फिलहाल दोनों के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि कहीं ना कहीं अंतिम समीकरण जो बनता है जीत हार का वो गठबंधन के तहत ही होगा, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां जब गठबंधन में, भाजपा भी बिहार में राष्ट्रीय पटल पे बड़ी पार्टी है, लेकिन बिहार में आती है तो कहीं ना कहीं गठबंधन नीतीश के साथ करती है और नीतीश को अपना चेहरा भी मानती है। तो ऐसी परिस्थिति में इन सभी पार्टियों को भी सोचना होगा कि आखिर वो बस सांकेतिक लड़ाई लड़ना चाहते हैं या जीत हार का फैसला में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका रखना चाहते हैं।
और इस समीकरण के हिसाब से आप समझ लीजिए, ये जो 41 सीटें बच रही हैं इसमें वीआईपी की मोनोपोली जरूर होगी, लेकिन वीआईपी के अलावा इस जो पूल ऑफ सीट्स हैं इसमें रालोसपा, सपा, बसपा और सीपीआई के लिए संभावनाएं बनाई जाएंगी। ये मीटिंग्स अलग होंगी, इन मीटिंग्स में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा उन दलों को जो कि छोटे दल हैं, और इनको सामंजस्य बिठाने के लिए इनको अलग से तेजस्वी यादव बुला सकते हैं और इनसे बात कर सकते हैं। आपको बता दें एक बात कि ये बातें हो भी रही हैं, अंदर अंदर कई लोग मुलाकात कर रहे हैं तेजस्वी यादव से, और उन मुलाकातों का दौर अभी से ही जारी हो गया है। आप देखिए कि एमएलसी चुनाव के बाद ये समीकरण बनाने के लिए बहुत तेजी से प्रयास किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस समीकरण पर मुहर इसलिए भी लग रहा है क्योंकि अगर मांझी, जो कि भले उनकी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी नहीं हो बिहार के संदर्भ में, लेकिन जिस तरह का कद है मांझी जी का बिहार के चुनाव में, खुद लालू प्रसाद यादव ने उन्हें निमंत्रण दिया था और लालू प्रसाद यादव ने कहीं ना कहीं बात मानी थी कि उनके बेटे को एमएलसी के तौर पर भेजना ये महागठबंधन के फेवर में होगा। तो इतनी जल्दी आप राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं मांझी जी को भी, उन्हें भी उनके स्थान पर जैसे एक बड़ा पिलर गिरता है तो कई बांस बल्लियां लगाई जाती हैं, तो इन्हीं बांस बल्लियों का उपयोग किया जाएगा। और इस चुनाव में महागठबंधन में अगर सीधे बात करें तो अगर दर्शकों की बात करें, जो दर्शक हमारे लिख रहे हैं, जो अलग अलग ओपिनियन पोल्स हो रहे हैं चुनाव से पहले, प्री पोल्स, उसमें भी ये समीकरण सामने आ रहा है कि मांझी के बिना तेजस्वी यादव बड़ी आसानी से चुनाव लड़ पाएंगे। उनको जो समीकरण बनाना है उसमें बड़ी आसानी होगी। हालांकि इसमें एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा होगा कि मांझी जी जिस समाज से आते हैं उस समाज का वोट बैंक ट्रेडिशनली लालू यादव की तरफ था। अब सवाल ये खड़ा होगा कि क्या मांझी जी जो अगर हटते हैं इस समीकरण से तो उस वोट बैंक को कैसे वापस ले आया जाएगा। हालांकि तेजस्वी यादव तो मानते हैं कि पिछली बार जिस तरह से 2019 के चुनाव में समीकरण बनाने में विफल रहे थे और वोट डिलीवर करने में विफल रहे थे मांझी जी, उनको बहुत ज़्यादा उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर बात करें उनके पुत्र मांझी जी के, संतोष मांझी जी की बात, तो उन्होंने तो जिस तरह से ये दावा कर दिया था कि जिस तरफ हम रहेंगे उसी तरफ सरकार बनेगी और जिधर हम रहेंगे उधर ही ये सारा वोट बैंक पिछड़ों का, अति पिछड़ों का रहेगा, और इसकी वजह से ही निर्णायक होते हैं हम, और इसीलिए हम अपनी सीटों के से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, क्योंकि सीटों से कॉम्प्रोमाइज़ करने का मतलब है सीधे तौर पर राजनीतिक तौर पर अपनी आत्महत्या करना। तो अब देखना ये होगा कि मांझी जी का एनडीए से माफ़ कीजिएगा, इस गठबंधन से हटना आत्महत्या होता है या सीटों का समीकरण नहीं मानना। तो भैया ये है समीकरण 150 + 1 यानी 151 आरजेडी, 50 + 1 यानी कांग्रेस के लिए 51 सीटें, और ये 40 + 1 सीटें हैं, इसी में कहीं ना कहीं संघर्ष करना है बाकी सभी दलों को, चाहे वीआईपी हो, रालोसपा हो, बीएसपी हो, एसपी हो या सीपीआई हो। इसके अलावा छोटे मोटे बहुत सारे दल हैं जिनको मौका मिल सकता है इस गठबंधन में आने का। तो कैसा लगा आपको रातों रात का आज का हमारा विश्लेषण, जरूर बताइएगा, क्योंकि बाबा की गैर मौजूदगी में ये इतना बड़ा जिम्मेवारी मैंने उठाया है अकेले अपने कंधे पर। अगर आपको विश्लेषण अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अगर मुझे आप कुछ समझा सकते हैं कि मैंने क्या गलती किया, क्या अच्छा किया, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।